नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ना ही यहाँ दोस्त परमानेंट होते हैं और ना ही यहाँ दुश्मन परमानेंट होते हैं। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक मुलाकात की बहुत चर्चा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के मुलाकात की। आखिर क्या है इस मुलाकात के पीछे? इस मुलाकात के पीछे के सियासी मायने क्या है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर साथ साथ आ जाएंगे? आखिर क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में? क्या दोनों एक बार फिर से 2024 में मोदी के विजयी रथ को रोक पाने में क्या दोनों सफल होंगे? ये भी एक सवाल है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज इस लाइव में हम इन्हीं तमाम मौजू पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं राजीव सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो सबसे पहले आपका राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले राजीव जी ये बताइए कि आखिर इस मुलाकात को हम कैसे देखें, क्या समझें, क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में आगे? देखिए, जैसा कि हमने सबने देखा, नीतीश कुमार जी और प्रशांत किशोर जी के बॉडी लैंग्वेज अगर हम लोगों ने देखा तो नीतीश कुमार बिल्कुल नॉर्मल और समान दिख रहे थे। वो बयान भी ऐसा दे रहे थे कि कोई इश्यू नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, वो लगातार मुलाकात के बाद भी बयानबाजी कर रहे हैं। हम लगातार वो हमलावर हैं। तो मुझे नहीं लगता, उन्होंने साफ मना भी कर दिया कि 2024 में वो साथ में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी लैंग्वेज देख के, जो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, ये देख के लग रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पीके की आवश्यकता है। जो उनका मिशन है 2024 में, जो उनका मिशन है, उसमें पीके की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस बार इतने आसानी से प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी वो हमलावर हैं। वो हमलावर भी हैं, दुखी भी हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बिहार में जो वो बता रहे हैं कि वो मई से जो जन स्वराज अभियान के तहत जो वो घूम रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर जिले में अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार हर जिले में है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार पे लगातार हमला कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आगे भविष्य में इतना आसान होगा कि पीके नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो राजीव जी, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले क्योंकि कल जो है नीतीश कुमार ने साफ खुलासा कर दिया था कि जी हाँ, मेरी मुलाकात हुई है पीके से, जिसके बाद पीके ने भी जवाब दिया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो बयान सुने हम कि आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर क्या जवाब दे रहे हैं। आप वो मिले तो उन्हीं से न बतिया क्या मिले, क्या बात? आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? पहले कोई पवन वर्मा आप आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं। आप ठीक काम किए, तुम क्या जाइए, आ गए। तो वही फिर प्रशांत किशोर को मिलवा क्या लिख कर दिए? नहीं, लिख करके नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, कुछ नहीं लिख करके। आपकी मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं, वैसी कोई बात। आप चाहते हैं, सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। ऐसे आप जो है, ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ। सर, एक और मामला बिहार में मिलना क्या दिक्कत है? किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई? बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना। हम नाराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि भाई बहुत पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे, तो हम लोग तो तैयार ही थे। लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़, साथ आ सकते हैं? सही में साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर, एक और ऐसा कोई बातचीत खास इस सब की चीज नहीं। सुधाकर सिंह ने सुना मंत्री सामान्य बात, एकदम वैसे कोई बात नहीं। पहली बात तो जो ये लोग कुछ बता रहे हैं कि कोई रात के अंधेरे में मुलाकात हुई, डिनर पे बात हुई, ऐसी बात नहीं है। मैं बकायदा ऑफिशियली सीएम रेजिडेंस पे मिला, सबके सामने मिला। जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे मिले। उनसे 4:30 बजे के आसपास मेरी मुलाकात हुई, 1.5-2 घंटे तक चली। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात मुझे बताई, मैंने अपनी बात, और मेरे दिमाग में जो बिहार के विकास को लेकर या बिहार की स्थिति को लेकर पिछले 4-5 महीनों में जो मैं घूमा हूं, मैंने जो देखा, जो बात मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बता
सुना कि क्या कुछ कहा है, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। क्या लगता है आपको राजीव जी, क्या आज प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि अब उनको नीतीश कुमार इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर माजरा कुछ और ही समझे हम यहाँ पर? आखिर क्या देख रहे हैं आप, क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको, आखिर क्या है माजरा इसके पीछे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपने आप को साबित किया है। जब वो 2012 से ही उन्होंने जो अपनी चुनावी रणनीतिकार से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और लगातार उन्होंने गुजरात में बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी को उन्होंने हेल्प की विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में, और हर बार वो लास्ट वो ममता बनर्जी के साथ जुड़े तो वहां उनकी सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, वाईएसआर की वहां पे सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी अच्छा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा है। और नीतीश कुमार को ये पता है कि 2024 जो उनके लिए है वो काफी कठिन रहा है। आप देखिए जो बीजेपी जो बार बार हमलावर हो रही है और जो घटनाएं जो भी बिहार में हो रही हैं, आपत्ति घटनाएं, कल बेगूसराय में गोलियां चली, अभी भागलपुर में घटना हुई है, तो जो जंगल राज का जो शोर है वो कहीं ना कहीं वो लगातार विरोधी पार्टी कर रही है और मीडिया में भी, और जो बिहार की छवि है और ये जो गलत रूप से जा रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 2024 में विजय करने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर जैसे मजे हुए रणनीतिकार की आवश्यकता पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इतना आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज वो जो बयान दे रहे थे वो उनसे लग रहा है कि काफी वो दुखी भी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जैसे नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे तो वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर क्या है, उसको बिहार की ABCD भी नहीं पता है। इस हिसाब से वो हमला पर भी काफी दुखी भी हो रहे थे कि दिल्ली में जाना और फोटो खिंचाने से और चाय पीने से नहीं होगा, जनता से जुड़े मुद्दों से जुड़ने से होगा, जो कि बिहार में ही नहीं हो रही है। बिहार में वो हर जिले में वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 4 महीने से यात्रा कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, वहां मैं देख रहा हूँ भ्रष्टाचार की स्थिति सही नहीं है, अफसरशाही है, बिल्कुल लोग अफसर सुनते नहीं है आम जन का। तो वो जो है सरकार पे लगातार हमलावर है। और इसमें जो शराबबंदी पे भी वो सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने जो है वो सारा जो अमला है शराबबंदी में लगा दिया है, और इससे उससे जो है मान ली, तो कहीं ना कहीं वो जो लगातार सरकार पे जो है निशाना बना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से प्रशांत किशोर मानेंगे। नीतीश कुमार की आवश्यकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो इस बार मानेंगे। ठीक है, मतलब आसान नहीं होने वाला है, प्रशांत किशोर इतने आसानी से नहीं मानेंगे। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद राजेंद्र जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, तो हम वापस से राजीव जी के पास जाना चाहेंगे। अच्छा राजीव जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मनाना इतना आसान नहीं होगा प्रशांत किशोर को, आपको पता है कि सुबह सुबह प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपना जवाब जो है इशारों में दे दिया है। दिनकर की कविताओं की कुछ पंक्तियां उन्होंने जो है वो लिखी थी, उससे जो है लोग कयास लगा रहे कि प्रशांत किशोर ने दबे अल्फाज में बहुत कुछ बयान कर दिया है। क्या लगता है आपको, आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में? क्या मान जाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, फिलहाल तो मुझे जो लग रहा है कि वो जन स्वराज अभियान के तहत जो है फिलहाल वो अपनी जमीन तलाशना चाहेंगे। वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो पहले अपनी जमीन तलाशेंगे, वो देखेंगे, लोगों से मिलेंगे कि उनका वो बिहार की राजनीति में वो कहाँ तक पहचान बना पाते हैं, कहाँ तक अपनी वजूद बना पाते हैं। उसके बाद ही वो कोई निर्णय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो वो ना बीजेपी के साथ जाएंगे, ना वो, जैसा कि उनपे आरोप लगता है, जदयू आरोप लगाती है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने 4 महीने ही बिताए हैं बिहार में, और अभी वो अभी अपने यात्रा पूरी करेंगे, लोगों से मिलेंगे और अपनी जमीन तलाशेंगे। अगर उनको लगेगा कि उनके खुद के दम पे वो अपनी सरकार बना सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो अकेले चलना चाहेंगे। और आगे अगर उनको लगता है कि ऐसी संभावना नहीं है, तो किसी न किसी वो पार्टी से जुड़ सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत अभी खुद वो देखेंगे 6 महीना, तो मुझे लगता है कि वो खुद समझेंगे, अपनी वो जमीन तलाश करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी जो है प्रशांत किशोर इतनी जल्दी हामी नहीं भरेंगे, यानी कि प्रशांत किशोर जो है इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे नीतीश कुमार
के साथ वापस से आने के लिए। तो आपको क्या लगता है अगर ये दोनों साथी जो है अगर साथ हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति पे, या फिर अगर हम बात करें कि 2024 में क्या कुछ असर होने वाला है, क्या दोनों की जोड़ी जो है वाकई मोदी के विजयी रथ को रोक सकती है? ये देखिए, ये तो कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि मोदी के विजय रथ को रोक सकती है, लेकिन हाँ, मैं जो पहले भी मैंने कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी अच्छी योजना बनाते हैं, और वो जेडीयू के वो नंबर 2 भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 2 साल से ज्यादा समय तक रहे हैं वो लगभग। तो मुझे लगता है कि वो बिहार की जमीनी हकीकत को, जातिगत जो बिहार की जो राजनीति है, ऐसा कहते हैं कि जाति पर निर्भर है, वो सारी चीज समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पुराना एक, वो आज भी जैसे कह रहे थे, नीतीश कुमार भी कह रहे थे, प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि इसमें एक समान शिष्टाचार भेंट है, ये हमारे पुराने संबंध है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को, जो खुद भी बिहार के रोहतास जिले से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिहार को इनकी समझ है, और मुझे लगता है कि उनका जो इतना अनुभव हो चुका है उनका, कि कहीं ना कहीं वो अगर साथ में आते हैं तो बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन ये कहना कि उनके साथ में आने से मोदी का चुनावी रथ पे कोई असर पड़ेगा, मुझे तो उस बात की संभावना नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, दोनों में असर पड़ेगा, बेहतर परिणाम की संभावना हो सकती है। नीतीश कुमार मतलब आपको लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम कुछ इस तरह की बात बताते हैं तो? हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, ये है राजेंद्र तिवारी जी। तो राजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? राजेंद्र जी, शायद आपका ऑडियो बंद है, एक बार आप अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए। जी, ऑन कर लिया। हाँ, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज हमें आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात से जुड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? क्या कुछ हो सकता है अगर दोनों साथी जो है साथ में आ जाते हैं, तो क्या कुछ नया हो सकता है? क्या 2024 में मोदी के लिए भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं इस मुलाकात के बाद? देखिए, प्रशांत किशोर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मैं उनको देखता हूं, मैं उनको पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं देखता हूं। जिससे जो आप कह रही हैं कि दोनों साथ आ जाते हैं, साथ नहीं। अगर नीतीश कुमार उनकी सर्विसेज लेते हैं तो अब मोदी जी के लिए क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं अभी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जो पूरे देश में माहौल है, जिस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो एक्टिव हुए हैं बहुत तेजी से पिछले 1 महीने के दौरान। आप देखिए, जैसे बिहार में जब से परिवर्तन हुआ है उसके बाद से एक नई ऊर्जा विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है। वो चाहे केसीआर हो, वो नीतीश कुमार हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी, तो आप देख ही रहे हैं कि भाई वो 7 दिन से एक यात्रा पे निकले हुए। अखिलेश यादव ने कल ये किया कि वहां पर विधानसभा पर चरण सिंह की मूर्ति के सामने उनके विधायक धरना देंगे, और वहां की सरकार ने उनके विधायकों को नजरबंद कर दिया, घर से निकलने नहीं दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद हरियाणा में एक बड़ा सम्मेलन ओम प्रकाश चौटाला ने बुलाया है, जिसमें ढेर सारे विपक्षी नेता इकट्ठा होने वाले हैं। अब ये बात दीगर है, आप कह सकते हैं कि ये सारे लोग, ओम प्रकाश चौटाला जेल से छूटे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा है, या ममता बनर्जी पर इतना मामला चल रहा है, अखिलेश यादव उन पर भी ढेर सारे मामले, जो ईडी का शिकंजा रहता है, वो सब है। लेकिन ये सब अपनी जगह है। जमीन पर जो चीजें हो रही हैं उनमें अगर कोई ऐसा स्ट्रेटजिस्ट जुड़ जाता है, उसकी सर्विसेज मिल जाती हैं जो उनको बहुत ही फोकस तरीके से जनता के बीच चीजों को ले जाए, तो इसका असर तो पड़ेगा। अब मोदी जी पर 2024 के चुनाव में मोदी जी हार जाएंगे या जीतेंगे, ये कहना तो ये ठीक भी नहीं होगा, और ये कहा भी नहीं जा सकता। अभी बहुत दिन है। आज की तारीख में मोदी जी बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, जमीन पर जो चीजें चल रही हैं और जो चीजें आप अर्थव्यवस्था में देखिए, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी कि छोटी कारों की बिक्री कम हो गई है। बहुत सारे जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास खरीदता है, उनकी बिक्री कम हो रही है। ये खबरें आ रही हैं। अब कैसे आ रही पता नहीं, क्योंकि मीडिया में इन खबरों के लिए कोई जगह होती नहीं, वहां तो बिक्री बढ़ाने की खबरें आती हैं। लेकिन ये सब चीजें आ रही हैं, और इसका मतलब ये है कि लोग क्राइसिस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनकी इनकम कम हो रही है, रोजगार के जो मौके हैं वो कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं।
और इसका असर तभी पड़ेगा जब कोई काउंटर नैरेटिव ऐसा खड़ा हो सके, और वो नैरेटिव खड़ा करने में आपके प्रशांत किशोर या जिनको पीके कहते हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो मोदी को मोदी बनाने वाले, जो मोदी मैजिक की आज हम बात करते हैं कि मोदी की एक अलग सी हवा है, एक अलग सा बयान है जो चलता है, तो उसको बनाने में, मतलब मोदी को मोदी बनाने में प्रशांत किशोर की एक अलग भूमिका रही है। इससे भी हम ऐतराज जो है वो इनकार नहीं कर सकते हैं, कोई ऐतराज भी नहीं है इस बात में। तो अगर कहीं नीतीश कुमार को भी तो इसीलिए उनका साथ नहीं चाहिए क्या? वो भी जो है 2024 के लिए पूरी तरह से, तो कहीं इसीलिए उनको प्रशांत किशोर की तो जरूरत नहीं पड़ गई, क्योंकि वो चाहते हैं मोदी को टक्कर देना, और वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर इस पूरी चीजों को तैयार करे। जैसा कि आप भी सर्विस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं इसके पीछे की ये तो वजह नहीं है। और ये भी एक सवाल है हमारा कि मोदी के नस नस से, उनकी कमजोरी से भी प्रशांत किशोर अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो इसका भी फायदा होगा नीतीश कुमार को। देखिए, मोदी का बनाने वाले प्रशांत किशोर नहीं है, ये कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स समझते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी जी अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं जो सोते जागते हर समय पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। तो ये कहना कि प्रशांत किशोर ने मोदी को मोदी बनाया है, ये मोदी की तौहीन है। तो मोदी खुद में, वो जब प्रशांत किशोर नहीं भी 2012 में जब नहीं जुड़े थे, तब भी मोदी गुजरात में एक बड़ी ताकत थे और विपक्षियों को उन्होंने जम के पटकनी दी है 2002 के बावजूद, 2002 के दंगों के बावजूद। लेकिन अगर हम बात करें 2014 में अचानक से मोदी का इतना बड़ा नाम हो जाना, जिस तरह से हवा बही, जिस तरह से हवा चली, मतलब वो मिजाज तज भी, अगर हम लोग बोले तो वो मिजाज तज भी काम कर गया कि जिस चीज में जो है एक अलग हवा चली थी, तो उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने प्रचार किया, जिस हिसाब से उन्होंने प्रसार किया, मतलब उसकी भी ये एक बड़ा किरदार था वहां पर प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की भूमिका से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सारी हवा प्रशांत किशोर ने बना दी, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात ये कि 2013-2012 उस समय जो देश में माहौल था, जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा माहौल बना हुआ था, मोदी जी ने उसी चीज को पकड़ा। चाहे वो काला धन हो जो भ्रष्टाचार से जुड़ा, भ्रष्टाचार हो ही गया, परिवारवाद वो एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा, और फिर जो विनोद जी थे, जो आपके जिन्होंने सीएजी जो थे, उनने जो रिपोर्ट्स दी, उन रिपोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा असर हुआ। हालांकि उनमें बाद में कुछ निकला नहीं खास, और जो 2G का घोटाला कहा गया, उससे बड़ा घोटाला अगर उसे घोटाला कहा जाए तो 5G का घोटाला उससे बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अब कोई उसको बात कह नहीं रहा है। बात यह है कि जो इश्यूज हैं उनको क्या इस तरह से क्वाइन किया जा सकता है, कोई नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है कि पब्लिक उसके साथ अपने को जोड़ करके देख सके। अगर ये करने में प्रशांत किशोर मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार को मोदी के बरक्स प्रशांत किशोर खड़ा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इश्यूज पर एक क्लैरिटी के साथ नैरेटिव खड़ा करने, जो कैंपेन होता है, कैंपेन प्लान करने में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। मैं ये बात कहना चाहूंगा। जी अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जिस हिसाब से हम कैंपेन की बात करें, जिस हिसाब से जो एक कैंपेन पूरा चला था 2014 की बात करें, तो एक अलग ढंग से कैंपेन चला था, और जिस हिसाब से ये भी हम मान सकते हैं कि जिस हिसाब से प्रशांत किशोर का एक अलग तरीका है काम करने का, वो जिनके साथ भी काम करते हैं वो अपने अलग अंदाज में काम करते हैं। चाहे वो, अगर हम बात कर ले 2014 की, हम बात कर ले बिहार में जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया था, तो एक उनका एक अलग तरीका होता है काम करने का। तो जब वो काम करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में वो हर एक नफ्स से वाकिफ होते हैं, कमजोरियां भी जानते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, वो हर एक नफ्स से वाकिफ होते हैं। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो वो मोदी के भी जो नफ्स है, जो कमजोरियां हैं, उसे भी वाकिफ है, तो उससे फायदा हो सकता है नीतीश कुमार को। क्या यही एक वजह नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार इसलिए चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके साथ आ जाए? नहीं, ये सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि मोदी की कमजोरियां प्रशांत किशोर जानते हैं, और ये कहना भी थोड़ा ज्यादा होगा कि मोदी की कमजोरियां प्रशांत किशोर जानते हैं। ये पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि मेरी बात पहले से। और 2015 में जब जनता दल के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, मैंने उनको काम करते हुए पटना में देखा है, और सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं थे, उसमें पवन वर्मा भी उस टीम में थे और हरिवंश भी उस टीम में थे, जो इस समय उपसभापति हैं।
तो ये 3 लोगों की टीम थी जिसको, और प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बनाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस चुनाव में भी पॉलिटिक्स जिस तरह से हुई, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह पिछड़ों का मसला, जब मोदी जी ने या आरएसएस के जो सरसंघचालक है उन्होंने एक बयान दिया था कि आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए, उस बयान को इश्यू बना दिया था लालू प्रसाद यादव ने। और दूसरी बात, जो मुजफ्फरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने डीएनए की बात कह दी थी, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। नीतीश कुमार ने डीएनए को एक बड़ा इश्यू बना दिया था कि मेरा डीएनए बिहार का डीएनए है, और मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का डीएनए खराब है, और ढेर सारे सैंपल्स उन्होंने बालों के दिल्ली भिजवा दिए। तो इश्यू तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बनाते हैं। बात यह है कि उसके साथ जो कैंपेनिंग है, जो नैरेटिव खड़ा करने की बात है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर है उसका रोल तो है ही, साथ में स्ट्रेटजिस्ट अगर कोई जुड़ जाता है ऐसा जो कुछ ऐड कर सकता है, तो एक और एक 11 हो जाते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब हम राजीव जी के पास जाना चाहेंगे। सर राजीव जी, हमने 2 बयान सुने हैं यहाँ पर, एक और बयान पहले हम सुनाना चाहेंगे कि किस तरह से पहले नीतीश कुमार जो है वो प्रशांत किशोर पर हमलावर होते हैं, प्रशांत किशोर भी पलटवार करते हैं, और उसके बाद जो हमने थोड़ी तब्दीलियां देखी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले चाहेंगे कि वो बयान, वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। मालूम है, देखिए एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड-बंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या इन लोगों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या सब चीज है। कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे, वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देख कर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे। तो राजीव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के मन में कुछ है, साफ साफ वो इशारा यही कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी की बोली बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। इधर प्रशांत किशोर भी एक शर्त रखते हैं नीतीश कुमार के सामने। तो कैसे देखते हैं आप, अचानक से सारी चीजें बदल गई, अचानक से मुलाकात की बात आ जाती है कि दोनों की मुलाकात हुई, 2 घंटे तक ये मुलाकात चलती है, और उसके बाद खुले में आते हैं नीतीश कुमार, बाज़ाब्ता बता देते हैं कि जो बंद कमरे में जो मुलाकात हुई थी, अचानक से वो आते हैं और इसको जग जाहिर कर देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को अशांत करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जो है एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है, उनका काफी लंबा करियर रहा है राजनीति में। और देखिए, चुनाव जो होता है, चुनाव रणनीति बनाना और चुनाव में जनाधार, रणनीति और जनाधार बहुत अलग अलग है। प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी उनको उनका जनाधार जो है उनको साबित करना बाकी है। तो ये कहना, जैसा कि आप कह रही थी कि
नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने बनाया या नीतीश कुमार को, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, रणनीति और चुनाव जो होता है, कोई भी जो चुनाव होता है वो रणनीति और जनाधार के साथ जीता जाता है। नीतीश कुमार का अपना जनाधार है बिहार में, प्रशांत किशोर मैं बात कर रही थी 2014 की। 2014 में एक अलग सी मोदी वेव चली थी, तो उसमें एक श्रेय भी जाता है प्रशांत किशोर को, जिस तरह से उन्होंने पूरी कैंपेन को डिजाइन किया, जिस तरह से उन्होंने चीजों को किया। तो एक हो जाता है कि क्या 2024 के लिए तो ये सारी चीजें नहीं हो रही, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो भी प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने भी काम किया है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि अगर उनको प्रशांत किशोर का साथ मिल जाता है तो चीजें उनके लिए बहुत बेहतर और बहुत आसान हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव जो है वो जनाधार में 24 में अभी जो सारे विपक्षी दल जो एक साथ जमा हो रहे हैं, उनकी सबकी एक ही उनको प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह मोदी को रोका जाए 24 में। उसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर के जो रिश्ते हैं सभी राजनीतिक दल से हैं। सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो साउथ में है या नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे साउथ इंडिया में हो, उनके सभी दलों के साथ उन्होंने काम किया है, सरकार बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई है। लेकिन जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो दिल्ली जाते हैं 2 फोटो खिंचा के 2 चाय पी के, ऐसे विपक्षी दल एकजुट नहीं होगा। इसके लिए जनता की बात करनी पड़ेगी, आम जनता की बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि मुझे अभी भी शक है प्रशांत किशोर की आवश्यकता इसलिए नीतीश कुमार को कि देखिए, सभी दल को एक साथ करना। विपक्षी दल जो है वो बात तो करती है कि मोदी को हराना है, एक साथ हराना है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस जो ममता बनर्जी है, अभी उन्होंने मीटिंग बुलाई है हरियाणा में, वहां पे कांग्रेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर जो वहां पे कुछ दिन पहले बिहार आए थे, उन्होंने एकता की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हैदराबाद जाते हैं इन्होंने अपना बदल लिया। तो विपक्षी दल एकजुट तो हो। इसीलिए जो नीतीश कुमार को मालूम है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में प्रशांत किशोर की भूमिका का भी अहम है। लेकिन रणनीति, मैं कहता हूँ रणनीति और प्लस जनाधार अगर मिल जाए तो वो सफलता लाती है, जैसा कि पूर्व में हुआ है। तो प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो काफी अहम है, वो सभी विपक्षी दल को एक साथ करने में, क्योंकि उनके सभी दलों से संबंध है, उनके कांग्रेस से भी अच्छे संबंध है, उनकी ममता बनर्जी से अच्छे संबंध है। रिसेंटली जो चुनाव हुआ था स्टालिन में तमिलनाडु में, वहां भी उनके अच्छे संबंध है, वाईएसआर के साथ उनके अच्छे संबंध है। तो वो कहीं ना कहीं वो सबके बीच की दूरी बन सकते हैं, सबको मिला सकते हैं, उसमें उनकी भूमिका है। लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार को चाह रहे हो आप, मैंने पहले भी कहा कि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, नीतीश कुमार की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो बिल्कुल कुछ दिन जैसे वो दिल्ली में हमलावर थे कि उनको क्या पता है, उनको बिहार की राजनीति के बारे में एबीसीडी नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता है उनको। लेकिन अब वो कह रहे कि नहीं, एक समान चर्चा थी, हमारी पुराने संबंध है। लेकिन आप देखिए जो प्रशांत किशोर है वो अभी भी हमलावर है। वो ये तो कह रहे हैं कि हमारे पुराने संबंध है, एक राजनीतिक सामाजिक शिष्टाचार मीटिंग थी, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी की बात की है, जब तक वो 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, जब तक जनता से जुड़े मुद्दे की बात नहीं करेंगे, तब तक मैं साथ नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी मुझे जो लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर है चुनावी रणनीति का काफी अच्छे हैं और वो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, वो अपना जनाधार देख रहे हैं कि बिहार में यात्रा करने की उनको कितनी उनको सपोर्ट मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे कुछ महीनों में वो बिल्कुल साथ में नहीं जाएंगे। वो पहले पब्लिक का मूड देखेंगे, वो अपनी क्षमता देखेंगे, जनाधार देखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगे। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आगे भी कोई बात बनने वाली नहीं है। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, हम राजेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। जिस हिसाब से हमने देखा कि बिल्कुल ये जायज बात है कि बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क आया है नीतीश कुमार के। कल को जो इतने गुस्से में एकदम पलटवार कर रहे थे, वार कर रहे थे, उस हिसाब से हमने देखा कि कल जो उन्होंने बयान दिया है काफी बदला सा उनका बॉडी लैंग्वेज लगा। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार में अब एक डर सा होने लगा है? क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, या फिर मन में कुछ और चल रहा है नीतीश कुमार के? जी, आपको आवाज आ रही है? आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब कल नीतीश कुमार से पूछा गया कि प्रशांत किशोर से क्या बातचीत हुई, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसा नेता या कोई भी बड़ा नेता ये बता देता कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है? ऐसा होता नहीं है। ये इस तरह से सोचना कि वो नेता कह देगा कि हाँ हमने प्रशांत किशोर से ये बात की और हम उससे चुनाव के लिए काम करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन मुझे तो दिखाई नहीं देता। जिनको दिखाई दे रहा हो भाई, हो सकता है मैं देख ना पा रहा हूं। नीतीश कुमार देखिए, सबसे खास बात जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अहम आड़े आते हैं। नीतीश कुमार ने सबके पास जाकर के खुद मुलाकात की है अभी तक। वो चाहे राहुल गांधी से मिले जाकर के, वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिस या घर पे जाकर के मिले,
वो मुलायम सिंह के यहाँ शरद यादव को देखने गए, वहां अखिलेश यादव और मुलायम सिंह से मिले, ये सब जगह जा करके मिल रहे हैं, तो काफी कुछ तो मामला इससे ही खत्म हो जाता है। और दूसरी बात ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश भर के जो विपक्षी नेता हैं उनमें सबसे अच्छे संबंध किसी नेता के हैं सबसे, तो वो नीतीश कुमार हैं। वो चाहे नवीन पटनायक हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे हेमंत सोरेन हो, वो और भी जो केसीआर हो, स्टालिन हो, सबसे, और कम्युनिस्ट पार्टी से भी, जबकि वो एनडीए में थे, उसके बाद सबसे अच्छे संबंध नीतीश कुमार के हैं। और नीतीश कुमार की ये हैसियत है, वो सबके साथ सबसे बात कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो सबसे बहुत ही आसानी से स्वाभाविक तरीके से बात कर सकता हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये कि प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर से बातचीत, भाई उन्होंने ये कहा, जो टेक ले रहा हूं वहां से, वो ये है कि उन्होंने कहा प्रशांत किशोर से ही पूछ लीजिए। तो प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए जो उन्होंने कहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर का कोई बयान जरूर आएगा। और जो पिछली बातें, किशोर का बयान आ भी गया है, पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है। नहीं, वो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ कि जो ट्वीट किया है और वो देखा भी है, उसके बाद फिर बयान भी आया है। हाँ, जो बयान भी जो दिया है। अब आप देखिए कि क्या ये चीजें नहीं हो सकती हैं कि 10 लाख नौकरियों की बात जो वो कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां अगले 4 महीने के अंदर, जिस तरह से बिहार में नौकरियां निकल रही हैं, आप उस तरह से देखिए कि 10 लाख नौकरी तक नहीं पहुंच सकता है, वो चीजें पहुंच सकती हैं वहां तक। तो आप संकेत समझिए, हम पॉलिटिक्स इतनी सरल रेखा नहीं होती। तो क्या ये समझे हम राजेंद्र जी कि उसके बाद जो शर्त रख रहे थे प्रशांत किशोर की, अगर 10 लाख नौकरियां दे दी जाती हैं तो उसके बाद हम नीतीश कुमार का झंडा तक धोने के लिए जो है वो तैयार है। फिर मैंने ये बात कही कि मैं प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता हूं कि वो झंडा ढोने को तैयार है। वो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर उनकी एक शर्तें होंगी, भाई ये चीजें होनी चाहिए, उनके मन में तो है, जिस हिसाब से वो जन स्वराज कर रहे हैं, जिस हिसाब से कई बार उन्होंने बताया भी कि देखिए राजनीति इतना ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन में सब चीजें हो जाएंगी, 4 साल में हो जाएंगी, 2 साल में, ऐसा नहीं होता है। प्रशांत किशोर की उम्र भी 45 साल है, उनके पास 30 साल है राजनीति के लिए। अगर वो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आज आपने देखा और कल बन गए। ये एक आधे कहीं ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसी चीजें जरूर हुई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन राजनीति में। और प्रशांत किशोर इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं होंगे कि वो सारी चीजें 2 साल सोच करके कि 2 साल में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनके लिए बहुत लंबा समय पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि भाई जो ये फॉर्मेशन बन रहा है, इसमें एक भूमिका निभा करके वो आगे की चीजें देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, वो एक बार नहीं कई बार वो चीजें देख चुकी हैं। तो जनता दल यू में शामिल हो चुके हैं। जनता दल यू में शामिल होकर उनको बंगला अलॉट हुआ था, वो नंबर 2 एक तरह से थे, सरकार में नंबर 2 थे। उन्होंने काम उस तरह से नहीं चला, बताते थे अपना काम उस तरह से नहीं चला। लेकिन जो ये बयानबाजी है, इस बयानबाजी को नहीं लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। देखिए मोदी जी ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहा था, उसके बाद मोदी जी ने नीतीश कुमार कितनी तारीफ की जब 2017 में नीतीश कुमार शामिल हो गए। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू प्रसाद के लिए क्या क्या कहा था, और तेजस्वी ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहा था। ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में चलती रहती है। अगर पॉलिटिक्स इतनी शुचितापूर्ण होती तो शायद आज जिस मोड़ पे देश खड़ा है उस मोड़ पर नहीं होता, बड़ा अलग तरह का देश होता, बड़ा आदर्श देश होता। तो पॉलिटिक्स में चीजें होती नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अब राजनीति में इतना बड़ा नाम हो गए कि नीतीश कुमार को उनको मनाने की जरूरत पड़ गई है? देख रहे हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार मनाने उनको गए या मनाने के लिए बुलाया। नीतीश कुमार वो नेता, बहुत ही श्रूड राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं वो, और वो किसी से भी मिलने या ना मिलने, इस सब में उनके राजनीतिक मंतव्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को मनाने जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई आप आ जाइए। प्रशांत किशोर को इस समय जरूरत है, ये एक देखने की चीज है, समझने की चीज है। प्रशांत किशोर को इस समय जरूरत है। और एक चीज और आपको बताएं, जो कल भी मैंने आपकी चर्चा में कही थी कि केसीआर ने प्रशांत किशोर को कुमार स्वामी को रिकमेंड किया है कि आप इनकी सेवाएं ले लीजिए।
और कुमार स्वामी कर्नाटक के अगले चुनाव में प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने वाले हैं। पवन वर्मा एक्टिव है, पवन वर्मा भी एक्टिव है। और आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को एक साथ जेडीयू से निकाला गया था, और पवन वर्मा को लेकर के उन्होंने, जो नीतीश कुमार ने कहा पुराने संबंध है, वो पवन वर्मा को लेकर के कहा है, वो प्रशांत किशोर को लेकर के नहीं कहा है। ये गलत तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर के कहा है कि पुराने संबंध है। पवन वर्मा से उनके बहुत पुराने संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पवन वर्मा जब आए थे, उनको राज्यसभा भी भेजा गया और वो सांस्कृतिक और कुछ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बने थे। बिहार में काफी एक्टिव रहे थे वो, और 2015 के चुनाव बहुत एक्टिव रहे। लेकिन सीएए एनआरसी के मसले पर हालांकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की लाइन टो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जितना आगे बढ़कर के ये लोग बोल रहे थे, शायद उस समय की राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि जेडीयू को इन दोनों को निकालना पड़ा। उस समय तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के लिए ये कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने इनको लिया, ये भी कहा था, आप याद करिए जी। नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर लिया। लेकिन जो मेरी जानकारियां हैं, 2014 में जो बीजेपी से अलग, या बीजेपी को जो सर्विसेज वो दे रहे थे, उसमें प्रशांत किशोर जो अलग हुए हैं, बहुत अंदरूनी बीजेपी के जो बहुत अंदर स्ट्रेटजिस्ट जो टीम है अमित शाह की, उनमें एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया कि अमित शाह से ही इनका पंगा है, और इसलिए ये अब वापस आ ही नहीं सकते हैं बीजेपी में या बीजेपी के लिए काम करने के लिए। क्यों अमित शाह से पंगा है, तो आप बहुत सारी स्टोरीज आप जानती होंगी कि अमित शाह से जिन लोगों का पंगा है, अमित शाह उनसे कैसे बदला लेते रहते हैं। उसमें झारखंड के एक बड़े नेता बहुत दिनों तक साइड लाइन रहे, जो झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत दिनों तक साइड लाइन रहे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो ये बताते हैं कि अमित शाह का काम करने का तरीका क्या है। तो उसमें ये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा से उनके संबंध है, और वो इस पूरे जो ये एक बात ये भी कही जा रही है कि ये जो पूरी एकता की कवायद हो रही है, इसमें प्रशांत किशोर को घुसाया जा रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतने लल्लू हैं कि वो इन सब चीज। नीतीश कुमार वो नेता, आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से जेडीयू को तोड़ने की, आरसीपी को खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया। तो नीतीश कुमार अकेले राजनेता हैं इस देश में जिन्होंने मोदी के उसमें जवाब दिया है और मात नहीं खाई है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो ये इतना लल्लू नीतीश कुमार नहीं, मत मानिए कि वो प्रशांत किशोर को मनाने जाएंगे और प्रशांत किशोर बीजेपी के वो बन करके और उनकी तरफ से इसमें जगह बना लेंगे। ना तो ये इतने लल्लू हैं, ना लालू प्रसाद यादव इतने लल्लू हैं, ना बाकी जितने लोग हैं वो भी नहीं लल्लू हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने साफ कहा था कि अमित शाह के कहने पर मैंने प्रशांत किशोर को रखा था, तो जिस हिसाब से कल भी हमने देखा कि बाज़ाब्ते वो बता रहे हैं कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर से, तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो प्रशांत किशोर की इमेज को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, इमेज डाउन करने के लिए, या फिर प्रशांत किशोर की शांति को जो है अशांत उनको करने के लिए इस तरह के चीजें जो है बाज़ाब्ता वो कर रहे हैं? देखिए जो तात्कालिक स्थितियां होती हैं, जब प्रशांत किशोर को निकाला गया था जेडीयू से, उस समय जो तात्कालिक स्थितियां थी उसमें वो प्रशांत किशोर को ये चाहते होंगे कि एक तो ये चाहते थे कि भाई हमने इन पर एहसान किया, ये लोगों को बताना चाहते थे कि, और अमित शाह के कहने पे किया, और अब ये गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए हम उनको निकाल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें डैमेज, फिर मैंने कहा पॉलिटिक्स में चीजें नहीं होती हैं। लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने कितना डैमेज किया, आप सोचिए। तेजस्वी को कितना डैमेज किया नीतीश कुमार ने पिछले 2-2.5 सालों में, आप सोचिए उस पर 3 सालों में। और तेजस्वी ने किस तरह से पलटू चाचा और क्या क्या कह करके नीतीश कुमार को डैमेज किया। लेकिन जब जरूरत पड़ रही है और स्थितियां उस तरह की बन रही हैं, तो दोनों साथ खड़े हैं। आज वो चाचा के आशीर्वाद से कह रहे हैं मैं बिहार चलाऊंगा और चाचा देश देखेंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच ली थी 2010 में, आपको याद हो अगर, जब भाजपा की कार्यकारिणी पटना में हुई थी, नीतीश कुमार ने एक दावत दी थी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे उन सब के लिए, कार्यकारिणी नेताओं के लिए। और उसी दिन नरेंद्र मोदी ने एक विज्ञापन दिया पटना के अखबारों के पहले पेज पर, गुजरात सरकार का विज्ञापन था वो,
और उस विज्ञापन में ये कहा गया था कि हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए इतनी मदद की है, इतने करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए शायद, या 8 करोड़ रुपए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और उसी दिन नीतीश कुमार ने शाम का भोज कैंसिल कर दिया था कि भाई जो मदद वाले पर विज्ञापन छाप रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्या बुलाना। ये इस तरह कहानी भी हो चुकी है। और उसके बाद 2017 में दोनों गले मिल रहे थे। उन्होंने, नीतीश कुमार ने इनकी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर ही भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा था। अब तो ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ भी इस तरह की चीजें चलती है, लोग बयान देते हैं। मतलब मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप देखिए, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है ना, आप देखिए, और ना ही दुश्मन। आप देखिए, ये जितने लोग हैं, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, जितने लोग हैं ये, या नवीन पटनायक, जितने जनता दल और विपक्षी लोग हैं, ये लोग 89 आप याद करिए, 90s याद करिए, कांग्रेस को कितनी गाली देते थे और आज सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो ये तो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में क्या इक्वेशंस बनते हैं, उन इक्वेशंस के हिसाब से चीजें चलती हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या आगे कुछ ऐसा इक्वेशन फिट बैठेगा? क्या वापस से हम देखेंगे कि ये दोनों साथ आ जाएंगे? प्रशांत किशोर को, जो कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर का साथ मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का साथ मिल जाएगा, जो ऐसा, वो फिर मैं कह रहा हूँ, वो सर्विस प्रोवाइडर है। नीतीश कुमार अपने प्रॉस्कॉन्स देखेंगे कि भाई कहाँ उनको जरूरत है, क्या है, तो उनके भी। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में वो सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे नीतीश कुमार के लिए? आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं उनमें वो सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा की हैसियत में नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नीतीश कुमार उनको जनता दल में शामिल करेंगे और फिर उनको एक पॉलिटिकल रोल दे देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या कुछ हम ऐसा देखेंगे कि दोनों जो है एक बार फिर से साथ आ जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर का दोबारा से एक बार साथ मिल जाएगा और प्रशांत किशोर राजी हो जाएंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और मैं तो चाहूंगा, मैं बिहार से हूँ, मैं तो चाहूंगा, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब तक वो 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तब तक हम साथ नहीं चाहेंगे, तो मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो चाहूंगा कि 10 लाख नौकरी नीतीश कुमार द्वारा दिया जाए और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी बने। मुझे बहुत खुशी होगी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि कैसे, जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि प्रशांत किशोर काफी अच्छे रणनीतिकार हैं, उनका क्या है, जनाधार भी देखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो है काफी, आपने देखा आज के दौर में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, आपने देखा क्या शिवसेना का क्या हाल हुआ, उनकी सरकार भी गई और पार्टी बचाना मुश्किल हो गया। और कहीं भी, कल हमने देखा गोवा में, हमने देखा कि कोई कांग्रेस की 11 में से 8 MLA आ गए। तो ये जो हम पूरे देश में जो घटनाचक्र देख रहे हैं, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे जो मजहबी राजनीतिक हैं, जो काफी लंबा अनुभव है कि देखिए उन्होंने ना सिर्फ पार्टी बचाई, ना सरकार बचाई, नहीं तो RCP सिंह समय से पहले वो भाग गया कि क्या होने वाला। तो नीतीश कुमार एक मजहबी राजनीतिक है, उनका बहुत लंबा अनुभव है। हाँ, उनको प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रशांत किशोर पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो जनाधार और रणनीति मिलके एक अच्छा प्रयोग और फायदा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को आवश्यकता तो है लेकिन मजबूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये राजनीति और यहाँ कुछ भी जो है परमानेंट नहीं होता है, ना ही दोस्त परमानेंट होते हैं और ना ही यहाँ पर दुश्मन परमानेंट होते हैं। तो अब आगे आगे देखना होगा कि आखिर जो है बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर की, क्या जो है नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को मना लेते हैं। आगे आगे ये सारी चीजें जो है हम आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे, तमाम मौजू को आपके लिए इसी तरह से हम डिकोड करते रहेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।